सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। देखें हमने अभी तक क्या कवर कर लिया है। हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए हैं। न्यूट्रिएंट्स में हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कवर कर दिए। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हमने, प्रोटीन्स पढ़े और उसके बाद फैट्स पढ़े। इन सब की हमने ऑलमोस्ट जितना हो सकता है वो सारा डेप्थ में पढ़ा। उसके बाद बारी आती है हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक मेन चल रहा है वो है न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स ही कवर कर रहे हैं। अगर ये कवर हो जाएगा तो फिर हमें बहुत कम चीज़ें बच जाएंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो अब देखो विटामिन से जैसे हमें पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है कि हमारी बॉडी को वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए। किस में चाहिए? स्मॉल अमाउंट में चाहिए, तो आपको पता है, ठीक है। अब अगर चाहिए तो स्मॉल अमाउंट में, लेकिन अगर बाई चांस इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन्स या मिनरल्स की, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है हमें, ठीक है। हमारी बॉडी में सीरियस प्रॉब्लम्स उभर के आ सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं इसकी वजह से। तो ओवरऑल विटामिन्स में हम क्या करेंगे, विटामिन्स में हम देखेंगे कि मेजरली दो टाइप में हमने विटामिन्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। कितने में? दो पार्ट में। तो आज हमने वो दो पार्ट डिवाइड मतलब वो पढ़ने हैं, दो कैटेगरीज। एक वो वाले विटामिन्स जो वाटर सेल्युबल होंगे, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और दूसरा जो फैट सेल्युबल होंगे, मतलब जो फैट में फैट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो एक वाटर में डिज़ोल्व होने वाले और दूसरे फैट में डिज़ोल्व होने वाले। वाटर में डिज़ोल्व होने वाले कौन कौन से हैं, उसका आसान सा तरीका हम वो भी सीखेंगे कि कैसे होता है, कौन कौन सा है। तो आपको याद कैसे रखना है, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो वाटर डिज़ोल्व में है PCB, ये तीन, विटामिन C, विटामिन B और विटामिन P, ये तीन जो हैं ये क्या है, वाटर सेल्युबल हैं। तो अब याद रखने के लिए PCB मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से याद रख सकते हो कि वो वाटर में ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो PCB, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही फैट सेल्युबल पढ़ेंगे हम। फैट सेल्युबल में कौन कौन से होते हैं, A, D, E एंड K, ठीक है। तो आप इसको ऐसे KEDA कीड़ा करके KEDA, ठीक है, KEDA, तो PCB कीड़ा, ये आसान से याद रहेगा आपको। PCB आ गया वाटर सेल्युबल और ये आ गया फैट सेल्युबल। अब आते हैं, मैंने नोट्स बना दिए हैं, अब यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बताया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स हमने पढ़ने हैं। तो विटामिन्स होते क्या हैं, मैंने अभी बताया कि हमें मतलब चाहिए तो स्मॉल अमाउंट में, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी की वजह से सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो टर्म है ना विटामिन की, ये किसने कायन की थी? सी फंक था नाम उसका, क्या था? सी फंक, ठीक है। कब की है? 1911 में, 1911 में, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि हम विटामिन्स को जनरली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे? एक तो वो वाले विटामिन्स जो वाटर सेल्युबल होंगे और वो वाले विटामिन्स जो फैट सेल्युबल होंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो वाटर में सेल्युबल मैंने आपको बताया, आपको याद कैसे रखना है, PCB करके, PCB, और यहाँ पे KEDA। तो कहने का मतलब विटामिन B, विटामिन C और विटामिन P जो हैं ये वाटर सेल्युबल हैं, A, D, E एंड K ये क्या हैं? फैट सेल्युबल हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखें, विटामिन जो है ना वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते बॉडी में एक्सेप्ट विटामिन D एंड K, ये याद रख लेना। D और K को छोड़ के बाकी कोई भी विटामिन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास अराउंड 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं अभी तक जितने भी हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं तो हम ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। जैसे अभी फिलहाल हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, वाटर सेल्युबल और फैट सेल्युबल, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे वाटर सेल्युबल, P, C एंड B। क्यों? क्योंकि जो विटामिन B है ये, इसको हम विटामिन B कम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी टाइप हैं, B1, B2, B3, फिर B5, B6, B7, उसके बाद B9, B12। तो ये सारे पढ़ने हैं हमने B में, ठीक है। फिर हम C पढ़ेंगे, फिर हम P पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। अब मैंने आपको ये जो स्टेटमेंट बताई है इसका मतलब समझो पहले क्या है। मैंने क्या बोला था कि विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी एक्सेप्ट विटामिन D एंड K। कहने का मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है कि मतलब देखो ऐसे समझा सकता हूँ मैं कि हमें जैसे मान लो हमारी बॉडी को सिर्फ D और K जो है ना हमारी बॉडी खुद बना सकती है, ऐसे समझो, ठीक है। इसके बगैर जितने भी विटामिन हैं ना वो सारे के सारे हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। तो बाहर हम कहाँ से लेते हैं? डाइट से लेते हैं। तो कहने का मतलब बाकी सारे के सारे विटामिन हम डाइट के थ्रू बॉडी को देते हैं। बॉडी हमारी सिर्फ D और K को ही बना सकती है, ठीक है। अब देखें, यहाँ तक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मैंने क्या बताया कि ये वाटर सेल्युबल और दूसरे कौन से आगे? फैट सेल्युबल। तो पहले वाटर सेल्युबल देख लेते हैं, जो डिज़ोल्व हो जाते हैं किसमें? वाटर में, वो वाले विटामिन्स जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो मैंने कैसे बताया? PCB करके। अब बोलेंगे बार बार वही चीज़ क्यों रिपीट कर रहा है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो, दे लास्ट इजली फ्रॉम बॉडी। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वाटर सेल्युबल हैं,
तो वो आराम से वो हमारी बॉडी से जल्दी निकल भी जाते हैं, क्योंकि वाटर सोल्यूबल हैं। ये जल्दी नहीं निकल सकते, ये हमारी बॉडी में थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए रहेंगे। तो इसका मतलब हमें इनको बार बार बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बी, सी और पी को, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूस रिस्टोरेशन जो है इनकी वो बॉडी में चाहिए होती है, ताकि हम, कहने का मतलब बी और सी और पी जो हैं ये हमें बार बार, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लॉन्ग पीरियड तक ये नहीं खाएंगे तो उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है, ये तो फैट सॉल्यूबल है। तो कुछ देर नहीं भी खाएंगे तो चल जाएगा अगर हमारी बॉडी के पास है, क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं, ठीक है। अब देखो इफ़ टेकन, लेकिन अगर इनको आप एक्सेस में ले लोगे ना, ज़्यादा ले लोगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। क्या बोलते हैं? हाइपर विटामिनोसिस। किसकी वजह से? अगर आप एक्सेस में ले लोगे ये चीज़, ये एक्सेस में लोगे तो क्या होगा, क्योंकि अगर ये एक्सेस में लोगे तो ये बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। लेकिन ये अगर एक्सेस में ले लोगे तो उसकी वजह से एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखें, विटामिन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। हमने क्या बोला, विटामिन्स हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हम अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही पढ़ रहे हैं, हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म कर दिए। अब ये हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहे, ठीक है। अब ये हमारे पास या तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, बी एंड सी, जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, और इनको हमें रिस्टोर करना पड़ता है टाइम टाइम के साथ, जैसे मैंने ऊपर बताया। दूसरा आ गया फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं थोड़ी देर तक, ठीक है। अब उनको हमें रेगुलर रिस्टोरेशन की ज़रूरत कम पड़ती है। यहाँ तक समझ आ गया? तो अब हमने आज डिस्कस करना है सिर्फ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो कौन कौन से? पीसीबी, पीसीबी मतलब विटामिन पी, विटामिन सी एंड विटामिन बी। अब विटामिन बी को हम विटामिन बी कम्प्लेक्स भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विटामिन बी में मैंने अभी बताया बहुत सारे विटामिन हैं, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हैं। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स, अब देखें, पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, एक मिनट वेट करना आप। ओवरव्यू कैसे दूंगा, ये देखो, आपको क्या याद रखना है, जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें हैं कौन कौन से विटामिन है, विटामिन बी कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, फिर 10, 11 नहीं है, 12 है। बस इतना याद, 9, 12 तो आपको याद रखना ही रखना है, 9 और 12 होते हैं नीचे। ऊपर आपको 3 1, 2, 3, 4 छोड़ दो, 5, 6, 7। तो विटामिन B1, 2, 3, विटामिन B5, मतलब विटामिन B5, B6, B7, B9 और B12। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, इसका दूसरा नाम भी है, टेक्निकल नाम से आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम में, वरना आप फंस जाओगे। तो 1, 2, 3 का मैंने ऐसे कोड बनाया था, मैं आपको बोलो तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। 1, 2, 3 के लिए आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे है TRN। टी का मतलब थायमीन है, आर का मतलब रिबोफ्लाविन है, और एन का मतलब नियासिन है, ठीक है। और इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है हमें वैसे भी नाम याद रखने पड़ेंगे। तो आप मुझे बता देना, अगर आपको ऐसा चाहिए तो मैं टेलीग्राम के ऊपर वो शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी से ये याद रह सकें, तो कोड वाइज। तो अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं, तो ये कोड में फंसने का फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले देखो, मैंने क्या बताया, विटामिन B1 पढ़ेंगे। तो अब देखो, विटामिन B1 का दूसरा टेक्निकल नेम क्या है? थायमीन, ठीक है। क्या है? थायमीन। तो इसके सोर्सेज क्या हैं? जैसे हम ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, हर चीज़ में सोर्सेज पढ़ते रहे, कहाँ कहाँ से मिलता है। तो विटामिन B1 मेजरली यहाँ से मिलता है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो आपको मिल्क में मिल जाएगा, पीनट्स में मिल जाएगा, पल्सेस में, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में, उसमें मिल जाता है विटामिन B1। अब देखो, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी का मतलब ये होगा अगर बॉडी में विटामिन B1 कम हो जाए तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें बेरी हो सकता है। बेरी का मतलब क्या है? बेरी का मतलब होता है कि ग्रोथ रिटार्ड, मतलब आप ऐसा समझो कि ग्रोथ नहीं हो पाएगी बॉडी की। समझ रहे मेरी बात? उसके बाद ये किसके लिए? नर्वस सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है, ताकि आपका नर्वस सिस्टम हेल्दी रहे, ठीक है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद इट हेल्प्स इन सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें सिट्रिक एसिड साइकिल का क्या मतलब है यहाँ पे, ये समझो। B1 हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, ये असल में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक इंजाइम है, ठीक है, को कार्बोजाइलेज, ठीक है, कार्बोक्सिलेज जो है इंजाइम, B1 इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो डिकार्बोनाइजेशन में हेल्प करती है। तो इतना डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिलहाल याद क्या रखना है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। अब समझो बेरी हकीकत में है क्या है, मतलब बेरी ऐसी क्या बीमारी है कि मतलब रिटार्डेड ग्रोथ का यहाँ पे क्या मतलब है? कहने का मतलब या तो वो मेंटली या वो फिजिकली उसकी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बेरी। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो, उसके बाद इसमें आपको क्या याद रखना है और अच्छा हाँ, यहाँ लिखा है मैंने, इट्स डेफिशिएंसी कैन आल्सो लीड टू पॉलीन्यूरेटिस। अब देखो, ये पॉलीन्यूरेटिस इसका क्या मतलब है, ठीक है।
न्यूरेटिस, पॉलीन्यूरेटिस। पॉलीन्यूरेटिस भी एक किस्म की बीमारी है, जैसे बेरी है ना, ऐसे ही पॉलीन्यूरेटिस भी है, ठीक है। तो पॉलीन्यूरेटिस क्या, ये वो वाली बीमारी होती है जिसकी वजह से जैसे इंसान के अंदर ना बहुत सारे सिम्टम्स वो दिखेंगे तो इंसान को लगेगा कि इसको पॉलीन्यूरेटिस होने वाला है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे, पहली होता है इसमें जैसे जो हमारी सेंसरी और मोटर नर्व्स है ना, जैसे मान लो कि आपको ये तो पता होगा ना, सेंसरी नर्व मोटर नर्व कौन से होती हैं, कि जैसे मान लो आपको कोई चीज़ आपको हैंड में पिन लगा, या किसी ने आपको थप्पड़ मारा, या आप कहीं पे मतलब मान लो आपके हैंड में नाइफ के साथ कट हुआ, तो एकदम आप उससे, या फिर आपने हीटर के ऊपर हाथ रखा तो एकदम से आप हैंड को हटा देते हो वहाँ से। रीज़न क्या है कि हमारी सेंसरी नर्व उसको सेंस करती हैं, मोटर नर्व उसको मतलब माइंड से वो सिग्नल आता है कि एकदम से वो हम एक्शन करते हैं कि हाथ हटा दे बंदा वहाँ से। अब ये वाला इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या पड़ता है, जो पॉलीन्यूरेटिस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर ये बीमारी हो जाती है बंदे को बेरी जो B1 की वजह से होती है, तो कहने का मतलब अगर B1 की डेफिशिएंसी है तो ये भी हो सकता है। अब इसके होने से होगा क्या कि आपके मोटर नर्व और सेंसरी नर्व जो हैं वो उनमें नमनस आ सकती है, ठीक है। कहने का मतलब या तो टाइटनिंग हो सकती है, उसके बाद मतलब आपको ये है कि उसमें डिले आ सकता है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने हाथ रखा है कहीं पे, आप जल रहे हो कि नहीं जल रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप का, और इसमें ये तो मतलब बेरी सिंड्रोम के साथ ही इसका पूरा का पूरा लिंक है, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको कि B1 की वजह से होता क्या है, बेरी होती है। और दूसरा ये भी याद रख लेना, पॉलीन्यूरोसिस जो होता है ये होता क्या, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं B2 की। B1 समझ में आ गया, अब आए हम B2 पे। B2 क्या बोलता है, B2 का दूसरा टेक्निकल नाम क्या है, रिबोफ्लेविन। तो ये वो विटामिन है, विटामिन B2, जिसका टेक्निकल नाम क्या है, रिबोफ्लेविन। अब देखो ये जो रिबोफ्लेविन है ना, एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, जो काऊ का मिल्क होता है वो येलो होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि उसमें ये होता है रिबोफ्लेविन। कहने का मतलब उसमें B2 होता है, किसमें, काऊ के मिल्क में। तो ये वाले स्टेटमेंट्स ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूज करने के लिए पूछें तो आपको याद रहे, इसलिए मैं इतना डाटा लिख रहा हूँ साथ साथ में। अब उसके बाद दूसरी, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो B2 है ना, B2 की डेफिशिएंसी से ये चिलोसिस होता है, ठीक है, किलोसिस होता है। लेकिन एक और इम्पैक्ट भी पड़ता है, उसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया। तो अब देख रहे होंगे कि मैंने B1 की वजह से बेरी तो आपने पढ़ा होगा कि बेरी होता है, लेकिन पॉलीन्यूरोसिस भी होता है। सेम ऐसे ही B2 की डेफिशिएंसी की वजह से चिलोसिस तो होता ही होता है। चिलोसिस होता क्या है कि जो कहने का मतलब जैसे इंसान की जो मतलब ज़ुबान है वो स्वेलो हो गई है, ठीक है, माउथ में इन्फ्लेमेशन हो जाना, और या फिर आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ। कहने का मतलब माउथ के कॉर्नर के साइड के ऊपर क्या हो जाता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। चिलोसिस, इसको चिलोसिस बोलते हैं। ये विटामिन B2 की कमी की वजह से होता है, अगर B2 कम है। अब देखो ये होता है कि सोर्स कहाँ पे है, चीज़ में है, एग्स में है, यीस्ट में है, इन सब में ये इसके सोर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बता दी इसकी डेफिशिएंसी की, ये हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि इस डेफिशिएंसी कैन लीड टू फोटोफोबिया। तो दो इसके मतलब कहने का मतलब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी दो डिजीज़ हो सकती हैं, एक फोटोफोबिया हो सकता है, दूसरा चिलोसिस हो सकता है। फोटोफोबिया में क्या होता है कि लाइट से वो सेंसिटिव हो जाएगा बंदा, ठीक है, लाइट में नहीं जा पाएगा, लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगी उसको, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, रिबोफ्लेविन की वजह से, B2 की वजह से, ठीक है। आपको टेक्निकल नाम भी थोड़े बहुत याद रखने हैं। B के साथ कौन सा है, B2 कौन सा है, रिबोफ्लेविन। B1 कौन सा है, थायमिन, ठीक है। 2-3 याद रख लो, बाकी तो आसान है याद रखने में, बताऊंगा कैसे। अब उसके बाद आ गया हमारा B3। अच्छा, इसमें कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। अच्छा, इट कंबाइंस इन टिश्यूज़ विद फास्फोरिक एसिड टू फॉर्म 2 कोएंजाइम्स। तो बस ये आपको कोएंजाइम्स याद रखने हैं, इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाना। FMN और FAD ये 2 कोएंजाइम्स हैं जो असल में होता क्या है कि जैसे जो हमारे जब भी हम B2 खा रहे हैं तो ये अंदर जाके सबसे पहले जो टिश्यूज़ हैं हमारे उसके साथ कंबाइन करता है। कहने का मतलब इसको चाहिए होता है फास्फोरिक एसिड भी। तो फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये टिश्यूज़ के साथ जब कंबाइन करता है तो 2 को एंजाइम्स निकलते हैं, ऐसे समझ लो, FMN और FAD। बस इतना याद रखना है, FMN और FAD इसके साथ B2 के साथ रिलेटेड है। ये बहुत डेप्थ में हो गया, मान लो 4th लेयर है ये, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं आपको। उसके बाद आ गया आपका B3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियासिन भी बोलते हैं। तो B3 या नियासिन, इसको निक्टोनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्टोनिक एसिड। एक मिनट वेट करना, निक्टोनिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर इसको एंटी पेलेग्रा विटामिन भी बोलते हैं। ये मैं बताता हूँ ये क्यों बोलते हैं इसको। फिलहाल आपको याद क्या रखना है कि B3 पढ़ने लगे हैं। B3 में क्या है, नियासिन। B1 हमने पढ़ लिया, B2 हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, B3, जिसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, नियासिन। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, एक तो पीस, उसके बाद बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आगे प्लांट के सोर्सेज। एनिमल के सोर्सेज में देखोगे तो लीवर है,
फिश है, मिल्क है, एग है, योक है, एग योक आ गया, ठीक है। ये सारे तो ये थोड़े बहुत याद रखने हैं आपने, ये किसके हैं, B3 के हैं, ठीक है। तो B3 में प्लांट के सोर्सेज अलग है, एनिमल्स के हमारे ये हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, पेलाग्रा होता है। अब पेलाग्रा होता है क्या है एक्चुअली, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको हम 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। किसको, B3 को 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब मैं बताता हूँ 4D का क्या मतलब है। ये कहने का मतलब जब भी किसी को पेलाग्रा होने वाला होगा ना, तो वो 4 स्टेजेस के थ्रू गुजरता है। सबसे पहले उसको डायरिया होगा, फिर वो डर्मेटिया होगा। डर्मेटिया का मतलब हो गया कि उसके नेल्स और हेयर्स वगैरह में इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद ये कौन सा था, डिमेंशिया, सॉरी ये डिमेंशिया है, ठीक है। डर्मेटिया उसके बाद है। डिमेंशिया का क्या मतलब कि उसको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले डायरिया होगा, फिर स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, उसके बाद उसको डर्मेशिया, इसमें स्किन रिलेटेड भी, इसमें आप वो भी बोल सकते थे नेल्स और वो मतलब हेयर वगैरह भी। उसके बाद आ गया डर्मेशिया। डर्मेशिया का मतलब क्या होता है कि मेमोरी से रिलेटेड, कि उसको बोलने लग जाएगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। यादाश्त कमज़ोर हो जाएगी और उसके बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इसलिए 4D हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेशिया और डेथ, ठीक है। तो इसलिए 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है किसको, B3 को। तो B3 का दूसरा टेक्निकल नाम क्या था, नियासिन, ठीक है। अब देखो ये जो पेलाग्रा है जिसका बोल रहे हैं, ठीक है, 4D सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, ये होता कॉमन कहाँ पे, उन एरियाज़ में कॉमन होता है जहाँ पे मेज़ को यूज़ किया जाता है एज ए स्टेबल फूड। अब स्टेबल फूड का क्या मतलब होता है कि मतलब आम तौर पे, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर सिर्फ मक्की खाई जाती है, मेज़ खाई जाती है, वहाँ पे पेलाग्रा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। B3 हमने कवर कर लिया। उसके बाद आ गया आपका B5। तो B5 के सबसे पहले देखते हैं सोर्सेज क्या क्या हैं। पहला तो आ गया सोयाबीन, एग्स, ठीक है। तो मेजर सोर्स बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, क्या है, एक तो आपको फैटीक होगी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी हो जाएगी, आपको थकावट लगेगी ठीक ठाक। उसके बाद ये आपको इसको बर्निंग फीट सिंड्रोम भी कहा जाता है। B5 की वजह से आपको ऐसा लगेगा, मुझे पाँव में ना साड़ा है बहुत सारा, ऐसा लग रहा है जैसे पाँव जल रहे हैं मेरे, तो वो B5 की कमी की वजह से होता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका B5 हो गया। उसके बाद अच्छा, B5 इज़ नीडेड टू फॉर्म कोएंजाइम्स विच इज़ क्रिटिकल इन द मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे इसका मतलब ओवरऑल समझा देता हूँ, कहने का क्या मतलब है कि B5 एक चीज़ और में भी हेल्प करता है। B5 क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी विटामिन B का एक पार्ट है, ठीक है, विटामिन B कम्प्लेक्स का। ये हेल्प करता है एक्चुअली किसके सिंथेसिस में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे हमने पढ़े ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, उनके सिंथेसिस में B5 भी हेल्प करता है। बस इतना मतलब है इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद आ गया आपका B6, ठीक है। हमने B1 पढ़ा, B2 पढ़ा, B3 पढ़ा, B5 पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं B6, जिसका दूसरा नाम क्या है, पेरिडॉक्सिन। क्या नाम है, पेरिडॉक्सिन। इसका दूसरा नाम क्या था, पेंटोथेनिन एसिड। क्या था, पेंटोथेनिन एसिड। तो B6 आ गया आपका पेरिडॉक्सिन। तो पेरिडॉक्सिन के सबसे पहले देखो B6 के सोर्सेज क्या क्या हैं, मिल्क है और ग्रेन्स है। अब देखो इनमें आपको ये टेक्निकल टर्म्स याद करनी पड़ेंगी, इसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। इसको लिख के रख लो, रोज़ सुबह सुबह नज़र मारना, ये 10 दिन में याद हो जाएंगी, ठीक है। सोर्सेज आ गए मिल्क, ग्रेन्स। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, देखो इसमें बहुत सारे रीजन, मतलब बहुत सारे डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, लेकिन मेन डिजीज़ जो होती हैं वो सारी की सारी नर्व डैमेज के साथ ही होती हैं। जब भी आपकी नर्व डैमेज हो जाएगी तो उसकी वजह से फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो डर्मेटाइसिस तो मैंने अभी ऊपर आपको भी बताया था। डर्मेटाइसिस होता क्या है कि आपको मेमोरी रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएंगे, आपको याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि नर्व डैमेज हो रही हैं। उसके बाद आपको एनीमिया भी हो सकता है इसमें। उसके बाद ये इसको बोलते हैं कन्वोल्यूशन इन चिल्ड्रन का क्या, आपने ये सुना भी होगा बहुत बार कि छोटे बच्चों में ये चीज़ हो जाती है। कन्वोल्यूशन का मतलब होता है जैसे सीजर आ जाना। कहने का मतलब वो बिल्कुल एकदम से उनको झटके लगने लग जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं बच्चों में, ठीक है, वो एकदम फेंट हो जाते हैं बच्चे। तो उसको ये जनरली किसकी वजह से होता है, विटामिन B6 की कमी की वजह से, ठीक है। एक मिनट। उसके बाद देखते हैं कि इसमें B6 और क्या क्या कर सकता है। तो इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन, एक्चुअली ट्रांसमिशन नहीं है यहाँ पे, ट्रांसमिशन नहीं, उसको बोलते हैं हम ट्रांसएमिनेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अमीनो एसिड्स में ही जनरली होता है कि जैसे एक डोनर और दूसरा एक्सेप्टर। तो कहने का मतलब जब भी अमीनो एसिड की चेन्स वगैरह बनती है ना, तो डोनर और एक्सेप्टर का जो लेन देन होता है उसके प्रोसेस को, जिसको ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं, ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस। तो उसके सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है अमीनो एसिड की। कौन, B6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियोथेरेपी में भी इसका यूज़ होता है, B6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी में आप सोच रहे होंगे रेडियोथेरेपी में इसका B6 का कैसे यूज़ होता होगा। रेडियोथेरेपी का मतलब यहाँ पे ये, जैसे मान लो कैंसर ट्रीटमेंट जब करवाते हैं ना,
तो उस टाइम पे या जब भी रेडियोथेरेपी करवा रहा है कोई, तो उसके बाद क्योंकि उसकी बॉडी में B6 की कमी हो जाती है, तो उसको B6 देना पड़ता है उसको, ठीक है। तो उस टाइम पे B6, ऐसा नहीं कि ओवरडोज कर देनी है हमने, लेकिन B6 की कमी हो जाती है रेडियोथेरेपी की वजह से, तो इसलिए हम B6 उसको देते हैं, तो इसलिए वो यूज़फुल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आ गया आपका B7 या जिसको हम बायोटिन बोलते हैं। ये तो आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा यही लिख रहे हैं, ठीक है। जिस किसी के भी बाल वगैरह गिर जाते हैं या नाखून में कुछ इशू हो जाता है, तो वो वाला B7 बायोटिन, ठीक है। अब देखो, पहला तो ये फैट सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। हमने फैट्स पढ़ा था ऊपर, ठीक है, तो फैट की सिंथेसिस के लिए। इट इज़ आल्सो नोन एज विटामिन H, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को अब ऐसे याद कैसे रख सकते हो, बायोटिन है ना, ये याद रहेगा B7 बायोटिन है। अब बायोटिन जो है मैंने अभी बताया, ये हेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है। हेयर और ये मतलब हमारा जितना भी बाहर के ये हेयर आ गया, उसके बाद हमारे नाखून आ गए, नेल्स वगैरह आ गए, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से देख लो ना क्या क्या हो सकता है। हेयर एंड नेल, उस जितने भी इश्यूज़ होते हैं हेयर एंड नेल के रिलेटेड, वो सारे इसकी वजह से होते हैं, मेन B7 की वजह से। तो अब इसको विटामिन H भी कहा जाता है, क्योंकि H फॉर हेड होता है, तो वैसे याद रख लेना, बाल हेड पे उगते हैं, तो B7 बायोटिन उसके साथ रिलेटेड है, तो वैसे याद रहेगा, इसको विटामिन H भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, ऑरेंजेस, मतलब ऑरेंज ले लो, उसके बाद स्ट्रॉबेरी, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। और भी बहुत सारे मेजर सोर्सेज लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ऑनली 2 से 3। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मैंने बताया हेयर एंड नेल रिलेटेड इश्यूज होते हैं। दूसरा, ग्रोथ फेलियर भी हो सकता है। तो ग्रोथ फेलियर का मतलब यहाँ पे क्या है कि कहने का मतलब उसकी हाइट, वेट, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद मस्कुलर पेन वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका B7। उसके बाद आगे B9। जैसे B7 और B9 इन दोनों के अलग अलग नाम भी हैं। B7 को मैंने अभी बताया, इसका नाम है विटामिन H। ऐसे इसको बोलते हैं विटामिन M। किसको? B9 को क्या बोलते हैं? विटामिन M, B9 को। अब B9 एक्चुअली कहाँ पे, ऐसे याद कैसे रहेगा? M फॉर होता है मदर, और B9 ना माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जब खासकर वो प्रेग्नेंट हो। क्यों? क्योंकि फॉलिक एसिड जो है ये एक्चुअली, जैसे जो भी बच्चा आपका इसमें मतलब प्रेगनेंसी में उसकी जो डेवलपमेंट है ना, वो सारा का सारा उसकी खासकर उसका नर्वस सिस्टम का बनना, ठीक है, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे उसको कितना फॉलिक एसिड मिल रहा है। तो B9 का मिलना मदर के लिए जब वो प्रेग्नेंट हो बहुत ज़रूरी होता है, खासकर पहले 3 ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब देखो, अब B9 के सोर्सेज देखो हमें मिलता कहाँ कहाँ से? डेट्स में, बीट रूट में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इसीलिए ये चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को शुरू में। अब इसकी डेफिशिएंसी मैंने अभी बताया कि जो डेवलपिंग बेबी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इम्पेयर्ड नर्वस सिस्टम, तो कहने का मतलब पहले तो नर्वस सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक्चुअली होता है कि जो RBC है ना, वो इमेच्योर होते हैं, तो उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मतलब खून की कमी हो रही है लेकिन इमेच्योर RBC बनने की वजह से। उसके बाद माउथ अल्सरेशन होता है मेन में, मतलब अगर सिर्फ वुमेन पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मेंस पे भी पड़ता है। तो मेन को भी फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, जनरली जब अल्सर वगैरह हो जाते हैं माउथ में, उस टाइम पे दिया जाता है फॉलिक एसिड। तो अब देखो, इस डेफिशिएंसी ये हो गया। उसके बाद क्या बच गया इसमें? ये देखो, अब हमें ये फॉलिक एसिड जनरली कहाँ कहाँ पे मिलता है? एक तो मैंने बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे नीचे भी बताया। इट आल्सो एक्ट एज ए कोएंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ दोज प्रोटीन्स विच आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड मैच्योराइजेशन ऑफ RBC। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है RBC की, उसकी RBC को मैच्योर होने में भी, ठीक है। तो अब अगर ये कम होगा तो RBC मैच्योर नहीं होंगे, तो इमेच्योर RBC रह जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। समझ आ रहा है मैं लिंक कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को? अब देखो, B9 हो गया हमारा, बच गया B12। तो ये याद रहेगा, B9 मदर से M, विटामिन M भी बोलते हैं इसको, ये याद रहेगा। हेयर से विटामिन इसको H भी बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया B12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखो सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास? एक तो मीट है, एग है, ठीक है। एनिमल प्रोटीन्स में ज़्यादातर होता है B12, क्योंकि ये प्लांट्स में नहीं मिलता है हमें। B12 जो है ये सिर्फ एक ऐसा विटामिन है जो प्लांट्स में नहीं होता है, ठीक है, हमें सिर्फ एनिमल से ही मिलता है। तो इसीलिए ये जो लोग हैं ना, जिनको हम बोलते हैं जो वेजिटेरियन है, ठीक है, वीगन वगैरह, तो वीगन लोग जो हैं उनको ये चांसेस होते हैं इसकी वजह से, जो डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है, इसमें तो सीधी डेथ ही हो जाती है। तो इसकी वजह से, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाते, तो अगर बाहर से नहीं लेंगे, जैसे मान लो टेबलेट्स वगैरह नहीं लेंगे, तो मुश्किल हो जाता है फिर। तो सोर्स आ गया। उसके बाद इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड, क्या लिखा है मैंने? बाई बैक्टीरियल। हाँ देखो, ये होता कहाँ कहाँ पे? पहला तो मैंने आपको क्या बताया, इसके सोर्सेज तो ये हैं ही हैं, लेकिन हमारी इंटेस्टाइन में भी ये बनता है। कौन? B12। हमारी इंटेस्टाइन, मतलब कहने का मतलब हमारी बॉडी भी इसको बना रही है, B12 को इंटेस्टाइन में भी बन रहा है, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। बनाता कौन है? एक बैक्टीरिया, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी इंटेस्टाइन में,
ठीक है। अगर बाई चांस वो नहीं बना पा रहा है पूरा, तो फिर B12 की आपको बाहर से भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप वीगन हो तो फिर मुश्किल हो जाता है, वेज हो अगर आप, ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो अब देखो ये सबसे मेन इसका काम क्या है कि हीमोग्लोबिन बनाने में इसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है, किसमें, B12 का। तो इसीलिए अगर किसी का RBC का काउंट कम आ रहा है, WBC काउंट कम आ रहा है, तो उसको B12 दिया जाता है। अब इसकी डिफिशियंसी की वजह से होता क्या है, एक एनीमिया होता है। अगर सिर्फ B12 की डिफिशियंसी से हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं, पेरिनीशियस एनीमिया। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हमारा जो RBC का मतलब जो मैच्योर होना था वो फेल हो जाता है, मैच्योर नहीं हो पाते, जैसे ऊपर नहीं हो रहे थे, किसमें, B9 में भी नहीं हो रहे थे, ठीक है, वैसे ही B12 में भी। तो और दूसरा रीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टू अटैक्सिया, तो इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है B12 की कमी की वजह से। समझ आ रहा है यहाँ तक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये चीज़ याद रखना कि ये जो पेरिनीशियस एनीमिया है ना, अगर मतलब हमारा जो होमोग्लोबिन है ना, अगर वो कम हो रहा है B12 की, देखो वो किसी और रीज़न से भी हो सकता है, अगर वो कम हो रहा है B12 ना होने की वजह से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेरिनीशियस एनीमिया। ये चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट, कि अगर आपका हीमोग्लोबिन इसलिए कम हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में B12 कम है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिनीशियस एनीमिया, ठीक है। अच्छा, इसीलिए अच्छा आपको ये भी याद होगा, जैसे आप गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले लेती है, तो एनीमिया मुक्त भारत नाम सुना होगा आपने, एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। तो उसमें यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एज ग्रुप जो है वो एनीमिया से लाचार ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि उसमें ब्लड की कमी हो जाए, होमोग्लोबिन की कमी हो जाए। और ये चीज़ अच्छे से याद रखना, देयर इज़ नो प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ B12। तो प्लांट बेस्ड, क्योंकि आप जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाने वाले लोग हैं उनमें B12 की कमी हो जाएगी, क्योंकि अब किसी भी प्लांट में B12 नहीं होता है। अब आते हैं, कई बार ये न्यूज़ में रहता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, विटामिन B17। अब आप सोचो कि ये 17 कहाँ से निकल के आ गया। हमने पढ़ा था विटामिन 1, 2, 3, 4 नहीं था, फिर था 5, 6, 7, 8 नहीं था, फिर था 9 और 12। इतने ही थे हमारे पास, 3, 3, 6 और 2, 8 टाइप की। तो ये 9वां टाइप कौन सा आ गया, विटामिन B17। ये एक्चुअली न्यूज़ में भी था बहुत ज़्यादा, ये सिंथेटिक ड्रग है एक किस्म का। अब ये जैसे डिस्कवर हुआ ना, तो शुरू में बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ चल गई कि ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है इसके पास, कि मतलब ये जो भी बंदा ये खाएगा तो वो, अगर उसको कैंसर भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो लेकिन बाद में स्टडी के थ्रू पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको ये एक्चुअली मिलता कहाँ से था, इसको मतलब विटामिन B17 को लैट्राइल भी बोलते हैं, लैट्राइल। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे एप्पल के सीड्स में से, ठीक है, या फ्रूट पिट्स में से, या रॉ नट्स में से, तो वहाँ से इसके सोर्सेज थे। अब ये हकीकत में विटामिन नहीं है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इसको FDA ने अप्रूव नहीं किया है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, ठीक है। तो विटामिन B17 तो कहीं भी आ जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं विटामिन C की। अब देखो हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं, ये भी याद होना चाहिए आपको। हमने माइक्रो न्यूट्रेंट्स में, विटामिन और मिनरल्स में, विटामिन में 2 टाइप थे हमारे, वाटर सेल्युबल और फैट सेल्युबल। तो वाटर सेल्युबल में PCB थे, तो हमने B कम्प्लेक्स तो ख़त्म कर लिया, ये सबसे बड़ा था। अब हमारे पास C और P है, ये छोटे छोटे हैं, अभी ख़त्म हो जाएंगे। देखो विटामिन C, जिसको हम अस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, अस्कॉर्बिन नहीं, अस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। अब इसके पीछे की कहानी सुनो कि विटामिन C एक्चुअली डिस्कवर कैसे हुआ था। ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाला विटामिन है, तो ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे। ये इसका रीज़न क्या था, देखो मैं इसकी कहानी सुनाता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको मज़ा आएगा। असल में 15th और 16th सेंचुरी में ना, जब लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, क्योंकि मतलब शिप्स के थ्रू कि नए नए एरियाज़ डिस्कवर करेंगे, नए नए लोगों के पास जाएंगे, तो उस टाइम पे ये जो सेलर्स थे, जो किश्तियाँ चलाने वाले हैं, तो ये 2-2 साल तक सफ़र करते रहते थे, 1-1, 2-2 साल तक शिप में ही रहते थे। अब उस वजह से होता क्या था, ये जब अपने पास जो सामान रखते थे खाने वाला, जैसे ब्रेड रख लिया, ये मतलब बड़ी बड़ी, तो वो सारे के सारे हमारे मैक्रो न्यूट्रेंट्स रखते थे अपने पास, तो माइक्रो न्यूट्रेंट्स इनके पास कोई नहीं होता था। अब हुआ क्या कि इनकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रेंट्स की कमी होने लग गई, और खासकर विटामिन C ऐसा चीज़ है कि अगर उसकी कमी हो जाएगी तो वो बड़ा जल्दी उसका इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो, जैसे इसका सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको फ्रेश ये मिल गया अगर फ्रूट्स वगैरह, जैसे सिट्रिक फ्रूट्स में और ऑरेंज, लेमन वगैरह, ठीक है, या फिर ग्रेप फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स हैं हमारे पास, तो वो तो उनके पास थे नहीं। तो जब ये मतलब दुनिया घूम रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि 15th और 16th सेंचुरी में इतने सेलर्स मरे विटामिन C की वजह से, इतने लोग मर गए जितने अमेरिकन सिविल वार में नहीं मरे थे, इतने ज़्यादा। अब नंबर तो नहीं पता है हमें एग्जैक्टली, लेकिन इतना माना जाता है कि इतने ज़्यादा मरे थे कि जितने अमेरिकन सिविल वार में भी नहीं मरे, उससे ज़्यादा इतने मर गए थे। अब देखो, नए एरियाज़ के चक्कर में लॉन्ग रूट लेते थे, सालों साल लग जाते थे उनको, ठीक है, और पास सिर्फ मैक्रो न्यूट्रेंट्स लेके जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको विटामिन C
सी की डेफिशिएंसी होगी। अब विटामिन सी की जब भी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन सी की वजह से जो बीमारी होती है ना, स्कर्वी, अब इसी को सेलर डिजीज़ भी कहा, इसीलिए इसका नाम सेलर डिजीज़ भी पड़ गया हुआ है। किसका? विटामिन सी की वजह से जो बीमारी होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी। तो स्कर्वी का दूसरा नाम सेलर डिजीज़ भी है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो आप सेलर से याद रहेगा। दूसरा, आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि जो सेलर्स होते हैं, यानी पायरेट्स वगैरह जो आपने देखी होंगी, उनके जो पायरेट्स के, आप देखो पायरेट्स के जो दांत होते हैं वो बिल्कुल मतलब बहुत खस्ता हालत में होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि इसकी सबसे पहली निशानी क्या होती है, विटामिन सी की बॉडी में कमी होने की वजह से आपको ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लीडिंग गम्स होंगे तो आपके दांत की तबाही निकल जाएगी, खून खून लगेगा मुंह में सिर्फ, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन में सबसे पहले डिस्कवर होने वाला भी विटामिन सी था। तो ये थोड़ी सी कहानी मैंने सुनाई था कि आपको अब ये चीज़ें याद रहेंगी। तो डेफिशिएंसी लीड टू स्कर्वी, जिसको सेलर डिजीज़ भी कहा जाता है, ये अर्लीस्ट नॉन विटामिन है। इट इज़ रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट एंड डिक्रीज विद टाइम। अब देखो, विटामिन सी बॉडी में से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर बाई चांस आप हीट में रह रहे हो, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड डिक्रीज विद टाइम, तो टाइम के साथ ये डिक्रीज हो जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वाटर सेल्यूबल है, सिंपल सा। इट इज़ एब्सेंट इन मिल्क, एग और ब्रेड, इनमें ये बिल्कुल नहीं होता है विटामिन सी। मिल्क में, एग में, ब्रेड में बिल्कुल नहीं होता है। ये ज़्यादातर आपको सिट्रस फ्रूट या ग्रेप फ्रूट इस टाइप में ही मिलता है। एक्सेस ऑफ विटामिन सी इज जनरली एक्सक्रीटेड। अब अगर बाई चांस आप एक्सेस में ले भी लेते हो तो क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में। ये चीज़ हमने बेसिक में ही शुरू में ही पढ़ ली, तो ये चीज़ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है अब। उसके बाद देखो, विटामिन सी का असल में मेन काम होता है हीलिंग का। हीलिंग का मतलब आप ऐसे समझ लो, कहने का मतलब है जैसे हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है ना, वो सारा का सारा डेवलप होता है विटामिन सी की वजह से। आपको याद होगा जब ये कोविड-19 आया था ना, उस टाइम पे भी सारे के सारे यही बोल रहे थे कि कोविड-19 में कि इसकी विटामिन सी की कंजम्पशन को बढ़ाओ। रीज़न क्या था? ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा बने, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो। तो उसलिए इस वजह से भी विटामिन सी को ये मतलब बोल सकते हैं कि वो हीलिंग में भी काम करता है। इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन के अब्जॉर्प्शन में भी काम करता है। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू कोल्ड, जैसे हम बाद में पढ़ेंगे कि जो विटामिन डी और कैल्शियम का जो रिलेशन होता है वैसा ही है इसका भी आयरन के साथ, किसका? विटामिन सी का। तो इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू कोल्ड। उसके बाद स्मोकर्स एंड जो अल्कोहलिक्स ये लोग हैं, ये भी मतलब इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है इनमें, स्मोकर्स में और जो क्रोनिक अल्कोहलिक्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले और स्मोकर्स जो हैं, उनमें भी किसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है? विटामिन सी की। इट इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिवेटिंग एंजाइम। तो ये वाला एंजाइम आप अगर नाम याद रखना चाहो तो रख सकते हो, पॉलीहाइड्रोक्साइलेज, ठीक है, विच प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। तो ये इसके लिए भी एसेंशियल है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं लास्ट। तो हमने क्या बताया था वाटर सॉल्युबल में? PCB, हमने सी भी पढ़ लिया और बी भी पढ़ लिया, इनकी कहानियाँ भी देख ली। विटामिन बी कम्प्लेक्स भी। अब बात करते हैं विटामिन पी की, जिसको बायोफ्लेवोनाइड भी कहा जाता है, ठीक है, बायोफ्लेवोनाइड्स। अब देखो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, तो पहले याद रखना, ग्रीन वेजिटेबल्स और सिट्रस फ्रूट इसके भी हैं विटामिन बी पी के, ठीक है। तो विटामिन पी और विटामिन सी आप देखोगे बहुत आपस में मिलते जुलते हैं। अब देखना, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल कैपिलरी रेजिस्टेंस। तो ये पता होना चाहिए विटामिन पी का सबसे बड़ा काम है कैपिलरी रेजिस्टेंस को मेंटेन करना। इसका मतलब कैपिलरी रेजिस्टेंस का क्या मतलब है ये समझो। इसका जो फिजियोलॉजिकल रोल है ना मेन, किसका? कैपिलरी रेजिस्टेंस, या फिर आप ऐसा मान लो कि विटामिन पी का ये करता है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन लो प्रेशर इन कैपिलरी बेड्स टू फैसिलिटेट द। अब देखो हमारी बॉडी में अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना, कहाँ पे? हमारी जो कैपिलरी वेन्स वगैरह हैं, तो उसमें प्रेशर को लो करने का काम ये करता है, ताकि एक ऐसा रेजिस्टेंस बना देता है कि ताकि प्रेशर लो हो। प्रेशर लो होगा तो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, तो ताकि वो टाइम ले लें और अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। अगर ये नहीं होगा तो अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो जितना मर्जी आप खाते रहो, और अगर आप में विटामिन पी की कमी है तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, आप में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसमें एक रीज़न ये भी है, विटामिन पी भी है। अब सोर्स मैंने आपको बता दिया। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल कैपिलरी रेजिस्टेंस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन पी कैन काज इंटरनल ब्लीडिंग। तो इसकी वजह से आप देखो, खुद सोचो, मैंने अभी बताया कि अगर कैपिलरी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं ना, आपकी नर्व्स फट जाएंगी अंदर से। तो ये उसको स्पीड को कम कर रहा है, ठीक है, ब्लड की स्पीड को, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आर्टरीज में स्पीड अलग है, वीन्स में अलग है, फिर अंदर कैपिलरीज में वो छोटी छोटी जो हमारी जाती हैं उसमें अलग रहती है। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे थे? विटामिन पी एक्ट टू हेल्प विटामिन सी फंक्शनल इफेक्टिवली। तो विटामिन सी की फंक्शनिंग में भी ये हेल्प करता है कि विटामिन सी अच्छे से फंक्शन करे, उसके लिए विटामिन पी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द कैपिलरी वॉल्स। तो ये मैंने आपको बता दिया ये क्या, ये कैपिलरी रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब देखो मैंने क्या बताना था
कि आई होप आपको मतलब अच्छा लग रहा होगा कि समझ आ रहा है। अगर तो मुझे कम से कम बता दो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे मतलब मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरे मेथड को पढ़ाने के। कहने का मतलब जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर किया था तो क्या मुझे वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ऐसे ही पहले नोट्स बना के फिर उसको ऐसे समझा के, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कम से कम कमेंट में इतना तो बता दो। अगर ये नहीं बता सकते कि आपको समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही, कम से कम ये बता दो कि मुझे तरीका क्या अपनाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।